हाय गाइस, सलाम नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आज़ादी का महीना चल रहा है और हो सकता है कि मैं पार्टीशन के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, तो मुझे ध्रुव राठी की वीडियो बेहतर लगी। वैसे तो मेरे लिए अगर आप टिपिकल पाकिस्तानी बात करें, पाकिस्तानी बात करें, तो मेरे लिए ध्रुव राठी एक इंडियन यूट्यूबर है जो अक्सर ही पाकिस्तान के खिलाफ बहुत हार्श बातें करता है और बहुत सब कुछ बोल जाता है। अगर एज अ पाकिस्तानी मैं बात करूं तो ध्रुव राठी मेरा फेवरेट यूट्यूबर नहीं है, बट एज अ यूट्यूबर बात करूं तो यस, ध्रुव राठी मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, क्योंकि जो कि उसकी जर्नी थी पिछले 10 सालों की यूट्यूब के ऊपर, वो बहुत इनक्रेडिबल है और उसने जैसे अपना नाम बनाया वो बहुत अच्छा है। खैर, आज का हमारा टॉपिक ध्रुव राठी नहीं है, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन है और हिंदुस्तान का बंटवारा है। इंडिया की पार्टीशन है, ना कि इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया की पार्टीशन है। तो आज हम देखेंगे, जानेंगे उन फैक्ट्स को कि ऐसा हुआ क्यों और ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई। आई डोंट नो ये वीडियो कितना फैक्ट बेस है और कितनी नहीं है, और आई डोंट नो जो मैंने अपनी मुल्क की किताबों में पढ़ रखा है वो कितना सच है और जो ध्रुव कहने वाला है वो कितना सच है। तो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, इसमें कौन सा पॉइंट सही था कौन सा पॉइंट नहीं था। आप लोगों के लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग किसी भी तरीके की बात कर सकते हैं अपने तहजीब के दायरे में रहते हुए। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले से अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे भी आजकल अपनी सजेशन देने लगे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँ अपने सब्सक्राइबर की सजेशंस के ऊपर। तो चलो बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो करते हैं शुरू, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथ है। नमस्कार दोस्तों, अगस्त 1947 एक आदमी दिल्ली के बंद कमरे में बैठा था और नक्शे पर लाइनें खींच रहा था। उसके सामने थे कुछ पेपर्स, कुछ पॉपुलेशन टेबल्स और एक पेंसिल। इस एक पेंसिल से जो वो लाइन खींचने वाला था उसे अंदाजा तक नहीं था इसकी वजह से 2 करोड़ लोग अपना घर छोड़ देंगे। 2 करोड़, ये आसान बात नहीं। वो नहीं जानता था कि इसकी वजह से लाखों लोग मारे जाएंगे। उसे तो ये तक भी नहीं पता था कि जिन जगहों के बीच वो लाइन खींच रहा है वो जगह है कहाँ। कुछ दिन पहले तक इस आदमी ने पूरी जिंदगी में कभी इंडिया नहीं देखा था, इंडिया के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा था, इसे पता तक नहीं था कि पंजाब कहाँ है, बंगाल कहाँ है। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ऐसे ही एक आदमी की तलाश थी, एक ऐसा आदमी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर खींच सके, जो न्यूट्रल हो बिना किसी बायस के, जो ना कांग्रेस की तरफ हो ना मुस्लिम लीग की तरफ। और उन्हें ये आदमी मिल गया था, सर सिरिल रैडक्लिफ। ये एक बड़े जाने माने इंग्लिश लॉयर थे जो ब्रिटेन के उस वक्त के सबसे रिस्पेक्टेड लीगल माइंड्स में से एक थे। बात असल में ये थी कि कुछ हफ्ते पहले ही 3 जून 1947 को शाम के 4 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर एक आवाज गूंजी थी। ये आवाज थी इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुइस माउंटबैटन की। उन्होंने साफ शब्दों में अनाउंस किया था कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहे हैं और 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाएगी। लेकिन इसमें बस तो अभी इंडिया छोड़ रहे हैं ये साले। आई एम नॉट फुली गोरा हेटर, बट यस, काइंड ऑफ गोरा हेटर। इसीलिए ये रीज़न थी कि मैं स्कूल में जो है ना इंग्लिश नहीं बोलती थी, मुझे ये लोग पसंद नहीं थे, मैं भगत सिंह टाइप बंदा थी। मुझे ये लोग आज भी पसंद नहीं है। मीडिया जितना इन लोगों को सॉफ्ट करके दिखाता है ये उतने क्रूअल है, ये आज भी किसी के नहीं है सिवाय अपने। लेकिन इसमें बस एक शर्त थी कि इस देश के 2 टुकड़े होंगे। There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion इस समय तक ब्रिटिश को महसूस हो गया था कि वो एक बारूद से भरे एक जहाज पर बैठे हुए हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका मानना था जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। We are sat atop a volcano and I can hear the rumblings. Our best option is to divide and quit at the earliest. और इसी जल्दबाजी में उन्होंने इतिहास का सबसे खतरनाक फैसला लिया है।
इंडिया को पार्टीशन करने का फैसला। बात यहाँ सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि 565 प्रिंसली स्टेट्स की भी थी, जिनमें से कईयों के राजा सोच रहे थे कि अब इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया के नक्शे में 500 से ज्यादा छेद होंगे। आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों इस बॉर्डर के पीछे की कहानी गहराई से, कैसे ये लकीर लगाई गई, क्यों लाखों लोगों को यहाँ पर रेफ्यूजी बनना पड़ा, क्यों भारी स्केल पर हमें वायलेंस देखने को मिला, और कैसे इन 565 राजाओं को यहाँ मनाया गया। 565 सोनी लिव पर दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2 रिलीज हुआ है। बहुत ही जबरदस्त शो है, अगर आपने नहीं देखा है मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। सीजन 1 में पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स बताई थी डिटेल में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आजादी से पहले। सीजन 2 में अब आपको पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स और द वॉर फॉर कश्मीर को डिटेल में समझाया है। ना सिर्फ ये बहुत ही एंटरटेनिंग और एंगेजिंग है, बल्कि इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी भी कमाल की है। इस शो में ज्यादातर सब कुछ वैसा का वैसा ही दिखाया गया है जैसा असली में हुआ था, क्योंकि ये शो एक लेजेंडरी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट पर आधारित है। इस किताब को ओरिजिनली साल 1975 में पब्लिश किया गया था एक अमेरिकन और फ्रेंच ऑथर के द्वारा। जरूर जाकर चेकआउट करना, और मुझे लगता है ये सही मौका है इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में बताने का। पार्टीशन होने से पहले सवाल उठा कि दोनों देशों का नाम क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना अपने देश का नाम पाकिस्तान चाहते थे, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहे। दो मुल्क बनने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि दो नाम भी होंगे। नामकरण तो नए बालक का होता है। अब जिन्ना साहब से कहिए कि अपने बालक का नाम रख ले, क्योंकि हमारा तो सदियों से एक ही नाम चल रहा है, इंडिया। लेकिन जिन्ना को इंडिया नाम से दिक्कत थी। वो चाहते थे कि नाम यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो, और इन दोनों को साथ मिलाकर ही इंडिया कहा जाए। इन दो नए मुल्कों का नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान होगा। And together they will constitute India. दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर्स का कहना था कि इंडिया से टूटकर पाकिस्तान बन रहा है, इंडिया अपना नाम क्यों बदले। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिमांड जाकर माउंट बैटन के सामने रखी, और उन्हें ये डिमांड लॉजिकल लगी, तो उन्होंने ये बात मान ली। इससे जिन्ना काफी अपसेट। अगर ऐसा होता तो ये कलेक्टिवली दोनों इंडिया के स्टेट से ज्यादा जरूरी सवाल ये था कि जब दोनों देशों में बंटवारा होगा तो बॉर्डर कहां रहेगा। नेहरू और जिन्ना एक दूसरे पर इतना मिसट्रस्ट करते थे कि वो आपस में किसी भी लाइन पर एग्री नहीं कर पाए। इसी रीजन से ब्रिटिश ने लंदन से एक ऐसे आदमी को चुना जिसका इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं था, और ये आदमी थे सर सिरिल रैडक्लिफ। 8 जुलाई 1947 रैडक्लिफ इंडिया पहुंचते हैं। उन्हें लगा था कि कम से कम इस बंटवारे को करने के लिए उनके पास भरपूर समय होगा, लेकिन माउंट बैटन ने उन्हें कहा कि सिर्फ 15 अगस्त तक का समय है। It is quite simple. What you got to do is draw a line, one that cuts through the Punjab and Bengal. और इन कुछ चंद हफ्तों में उनके पास घूमने का समय नहीं होगा, वो उन जगहों को नहीं देख पाएंगे जिन्हें वो बांट रहे हैं। रैडक्लिफ को उनकी मदद के लिए 4 लोकल एडवाइजर्स दिए गए, जिनमें से 2 कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के, लेकिन ये लोग भी आपस में झगड़ते रहते थे। हालांकि मोटे मोटे तौर पर बंटवारे का बेसिस क्लियर था। जिन जिलों में मुसलमानों की मेजोरिटी है वो पाकिस्तान में जाएंगे, और जिन जिलों में हिंदुओं और सिखों की मेजोरिटी है वो इंडिया में रहेंगे। लेकिन रैडक्लिफ के पास जो नक्शा था वो एग्जैक्ट नहीं था, और पॉपुलेशन के आंकड़े भी उतने रिलायबल नहीं थे। 2 शहर सबसे बड़ी मुसीबत बनकर रैडक्लिफ के सामने आए, कैलकाटा और लाहौर। कैलकाटा उन्होंने इंडिया को दे दिया क्योंकि वहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन लाहौर में 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख्स और 6 लाख मुस्लिम्स रहते थे, तो किसी की भी साफ मेजोरिटी नहीं थी यहाँ। ऑलमोस्ट इक्वल। Lahore, gentlemen, Lahore. The city has art, culture, goods for export. माना आबादी मुसलमानों की ज्यादा, पर ज्यादातर उद्योग धंधे तो हिंदू और सिखों के हैं। रैडक्लिफ ने लाहौर पहले इंडिया को देने की सोची, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर दोनों बड़े शहर इंडिया को दे दिए तो पाकिस्तान के पास कोई मेजर अर्बन सेंटर नहीं रह जाएगा। यही इसी बात का एक कमेंट एक लड़के ने, एक सब्सक्राइबर ने मुझे लास्ट वीडियो में किया था, और मैंने थोड़ा यकीन नहीं किया उसकी बात पे, लेकिन यही अब ध्रुव राठी भी बोल रहा है। इसलिए फाइनली उन्होंने लाहौर पाकिस्तान को ही दिया। लेकिन दोस्तों देश का बंटवारा यहाँ पर सिर्फ जमीन का नहीं था, हर चीज बांटनी थी, हर फाइल, हर फर्नीचर, हर सीलिंग फैन से लेकर हर बोर्ड पिन तक। एक बहुत ही अजीबोगरीब केस देखने को मिला। साल 1946 में बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तखें मंगवाई थी,
जुलाई 1947 में जब ये बत्तखें कैलकाटा पहुंची तो 250 पाउंड का बिल भी आया, लेकिन अब सवाल ये था कि बत्तखें थी किसकी, वेस्ट बंगाल की या ईस्ट बंगाल की, या फिर इन्हें 30-30 करके बांट दिया जाए। फाइनेंस सेक्रेटरी ने पेमेंट को रोक दिया। बत्तखें वेयर हाउस में निगलेक्टेड पड़ी रही और बत्तखों से लेकर टाइपराइटर्स तक, सोप केसेस से लेकर लाइब्रेरी बुक्स तक, हर चीज पर लड़ाई देखने को मिली। रैडक्लिफ ने बॉर्डर बनाने के लिए अपनी 2000 पाउंड की फीस लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे ब्रिटिश एम्पायर के लिए अपनी ड्यूटी समझते हैं। £2,000 is agreed. Your Excellency, I was raised to believe that duty is above all else. लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इसमें कितने लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। 13 अगस्त 1947 की सुबह माउंटबैटन को बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट दे दी जाती है। माउंटबैटन इस रिपोर्ट को ले जाकर एक सेफ में लॉक करके रख देते हैं। बात असल में ये थी कि 15 अगस्त तक ये इस फैसले को सीक्रेट रखना चाहते थे। इनका मानना था कि रैडक्लिफ ने जो भी डिसीजन लिया होगा उससे दोनों देश नाराज होंगे ही होंगे। माउंटबैटन को लगा कि पहले लोगों को आजादी का जश्न मना लेने दो, उसके बाद ये जो परेशानी आएगी बॉर्डर की उससे बाद में निपट लेंगे। 15 अगस्त 1947 की सुबह दुनिया भर में इंडिया और पाकिस्तान की आजादी सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन करोड़ों लोग ये नहीं जानते थे कि वो किस देश के सिटीजन हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को ये तक नहीं पता था कि उन्हें कहां रिपोर्ट करना है, दिल्ली में या कराची में। फाइनली माउंटबैटन सील्ड एनवेलप्स में प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बॉर्डर की रिपोर्ट देते हैं। उन्हें सजेस्ट करते हैं कि दोनों अलग अलग कमरों में जाकर इस रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करो। Best you go through them in separate rooms. और समझो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होगा। 2 घंटे तक अलग अलग कमरों में दोनों इसे स्टडी करते हैं और बाद में ये जॉइंट मीटिंग के लिए माउंटबैटन के साथ। Primarily owned by Hindus and Sikhs. गुस्सा कई चीजों को लेकर था, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एक छोटे से शहर को लेकर थी, गुरदासपुर। रैडक्लिफ ने रावी नदी की नेचुरल बाउंड्री को फॉलो करते हुए इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को इंडिया में डाल दिया, क्योंकि बिना गुरदासपुर के इंडिया के पास कश्मीर तक का कोई प्रैक्टिकल लैंड एक्सेस नहीं होता और कश्मीर के पास कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय पाकिस्तान में जाने के। पाकिस्तान की साइड इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अनइंटेंशनली रैडक्लिफ की इस लाइन ने इंडिया को कश्मीर क्लेम कर कश्मीर आने की कहानी। 17 अगस्त इन बाउंड्रीज को पब्लिकली बताया जाता है जनता के सामने। पंजाब में इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखने को मिलता है। रैडक्लिफ की इस लाइन ने 50 लाख सिखों और हिंदुओं को पाकिस्तान के पंजाब में छोड़ दिया था और 50 लाख से ज्यादा मुस्लिमों को इंडिया के पंजाब में। अब इन सबको अपना घर छोड़कर उस देश जाना था जो उनका था, एक ऐसा देश जिसे इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी देखा भी नहीं था। पंजाब की सड़कों पर धूल के गुबार में लिपटे हुए 50-50 मील लंबी इंसानों की कतारें चल रही थी। बैलगाड़ियों में बूढ़े लोग थे, माँ बाप के कंधों पर बच्चे थे और सर पर सामान था जो उनकी पूरी गृहस्थी था। यहाँ आप एक वीडियो देख सकते हो एक्चुअल फुटेज का जो माइग्रेशन के वक्त ली गई। ये सब लोग एक ऐसे देश की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने कभी देखा तक नहीं था, तो जाहिर सी बात है ये लोग बहुत नाराज थे। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई। 55,000 से ज्यादा सोल्जर्स की एक आर्मी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। गवर्नर जनरल ने एक बाउंड्री फोर्स बनाने का प्रपोजल रखा है। बाउंड्री, यस सर। लेकिन 55,000 सोल्जर्स 2 करोड़ लोगों के सामने कुछ भी नहीं था। जो मैडनेस यहाँ पर देखी गई उसका सबसे डरावना एग्जाम्पल था ट्रेन्स, जिन्हें लोगों ने गोस्ट ट्रेन्स कहा। 15 अगस्त की शाम डाउन एक्सप्रेस का इंतजार हो रहा था। आमतौर पर ऐसी हर ट्रेन में लोग दरवाजों पर टूट पड़ते थे, एक दूसरे को धक्का देते थे, बहुत अफरा तफरी का माहौल होता था। लेकिन ये ट्रेन जब आई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस रेलगाड़ी से कोई उतरा तक नहीं और प्लेटफॉर्म पर एक भयानक सन्नाटा था। दरवाजा खोला नेहरू एंड पटेल, लेकिन ये इकलौती ऐसी ट्रेन नहीं। नफरत इंसान से क्या क्या करवा देती है। पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। इतने मुश्किल हालातों के बावजूद भी सरकार का असली नाइटमेयर पंजाब नहीं था बल्कि कैलकाटा था। होम मिनिस्ट्री के पास सूचना है कि कलकत्ता के हिंदू डायरेक्ट एक्शन डे का बदला लेने वाले हैं। पंजाब के लिए तो उन्होंने फिर भी 55,000 सोल्जर्स की एक बाउंड्री फोर्स बनाई थी, लेकिन कैलकाटा के लिए उनके पास कुछ नहीं था। वायलेंस शुरू हो गया तो कोई भी आर्मी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये सारी वीडियो और हिस्ट्री देखने के लिए आपके पास ना बड़ा दिल होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए ये सब कुछ डाइजेस्ट करने का, क्योंकि पता नहीं, मतलब मैं अभी उस हालात में उस जगह पे नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मुझे एंजाइटी हो रही है ये सारी इन्फॉर्मेशन से और ये सब कुछ जानने से। और अफसोस की बात ये है कि जो ट्रेन्स
पाकिस्तान से इंडिया आई और इंडिया से पाकिस्तान गए, ये वही लोग थे और वही लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया जो कि सदियों से, सालों से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे थे। और ये एक आला मिसाल है इस चीज़ की कि कैसे ऑर्डिनरी लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं पॉलिटिशियंस के हाथों, लीडर्स के हाथों, और एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे का नुकसान करने लगते हैं। इसीलिए मेरी हमेशा सजेशन रहती है कि आप लोगों के पास अपना दिमाग है, आप लोगों को अपना दिमाग यूज़ करना आना चाहिए। हमेशा 2 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। एक, कि कभी भी किसी की नफ़रत का हिस्सा मत बने। ये सोचें कि इसमें उस इंसान का क्या फ़ायदा है जो आपको इस चीज़ के लिए उकसा रहा है। दूसरा, कभी भी किसी के ब्लाइंड फॉलोवर ना बने, चाहे कुछ भी हो। मतलब मैं इमरान खान की फॉलोवर हूँ, मैं कभी भी उसकी ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनूंगी। और अपने दिमाग को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे लोगों के हाथों मैनिपुलेट हो के उनके काम पूरे ना कर रहे हो, बल्कि आपके पास अपना दिमाग हो और आप अपने लेवल पे लीड करने की सलाहियत रखते हो। मेरे ख्याल से इंसान को ऊपर वाले ने इतनी अकल दी है और अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए और अपने जज्बात हमेशा हमेशा कंट्रोल में रखने चाहिए, किसी को भी फॉलो करने से पहले। Fields of water. If violence breaks out, the number of troops we have will not matter. No force will be able to contain it. कैलकाटा में वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक मिरेकल चाहिए था, एक चमत्कार। इसलिए जुलाई के आखिर में माउंटबेटन मिलने गए थे महात्मा गांधी से। माउंटबेटन ने एक बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा, शायद आप अपनी पर्सनैलिटी और नॉन वायलेंट आइडियल की ताकत से वो कर सकते हैं जो कोई भी आर्मी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, आप कैलकाटा में हमारी मदद करो, यूल बी माई 1 मैन बाउंड्री फोर्स। 13 अगस्त को गांधी कैलकाटा पहुंचे। यहाँ रहने के लिए उन्होंने बेलिया घाटा का हैदरी हाउस चुना, एक अबैंडन्ड, टूटा फूटा, गंदा सा घर। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यहाँ इन्होंने शाहिद सुहरावर्दी के साथ रहना शुरू किया। वही सुहरावर्दी जिसे हिंदूज बुचर ऑफ कैलकाटा कहते थे। ये अगस्त 1946 में बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे और डायरेक्ट एक्शन डे पर हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार भी थे। लेकिन अब सुहरावर्दी को कैलकाटा के मुस्लिम्स की जान बचाने के लिए गांधी जी की जरूरत थी। गांधी ने उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहला ये कि गांधी साहब को मैं हमेशा आइडियलाइज करती हूँ। रियली ही इज़ अ रियली गुड लीडर ऑफ दिस सेंचुरी। सुहरावर्दी को नोआकली के मुस्लिम से एक प्लेज लेना होगा कि वो वहां हिंदूज को सेफ रखेंगे। अगर एक भी हिंदू मारा गया तो गांधी उसके खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। और दूसरी शर्त थी कि सुहरावर्दी को गांधी के साथ उनके घर में रहना होगा, बिना किसी हथियार के, बिना किसी सिक्योरिटी के। इस प्लान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गांधी के सपोर्टर्स ही उनसे नाराज हो गए। ये गांधी साहब को ऐसा क्यों दिखाया यार, ऐसे तो नहीं थे। लेकिन इसी की वजह से 15 अगस्त को एक चमत्कार हुआ। कोई भी दंगा नहीं देखा गया। जो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने वो सड़कों पर गले मिलने लग गए। ये सच में मिरेकल है क्या? 16 दिन तक कोई वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे पंजाब से आने वाली हॉरर स्टोरीज कैलकाटा पहुंच गई और वहां भी हिंसा भड़कने लगी। हैदरी हाउस से थोड़ी ही दूर 2 हैंड ग्रेनेड्स एक ट्रक पर फेंके गए जो मुस्लिम्स को ले जा रहे थे। गांधी तुरंत वहां पहुंच गए। उसी रात गांधी अनाउंसमेंट करते हैं, कैलकाटा में शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी आमरण अनशन का ऐलान किया है। 1 सितंबर 1947 रात में गांधी जी अपना गांधी साहब का दिल कि उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। लोगों में खबरें फैलने लगी, बापू बीमार हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कैलकाटा का माहौल बदलने लगा। लोग बापू की तस्वीरें लेकर सड़कों पर निकलने लगे। जैसे जैसे ये खबर फैली कि गांधी जी बहुत बीमार हैं, रोक दो, अब और हिंसा नहीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो किसी ने सोचा तक नहीं था। 27 गुंडे जिन्होंने दंगों में भाग लिया था वो हैदरी हाउस के दरवाजे पर आते हैं और अपने क्राइम्स को गांधी जी के सामने कन्फेस करते हैं। इसी शाम वो गुंडे भी आए जो मुस्लिम मजदूरों के मर्डर्स के लिए जिम्मेदार थे और फिर उन्होंने अपने उनके घर के बाहर जाके पहरा दो। 4 सितंबर की शाम को 73 घंटों के बाद गांधी जी काश इस तरह के लीडर्स आज भी हमें मिल सके। काश
लेकिन लेजेंड हर रोज़ पैदा नहीं होता। अपना फास्ट तोड़ते हैं। इसे मिरेकल ऑफ कैलकटा बोला जाता है। जो काम 55,000 लोगों की पुलिस फोर्स नहीं कर पाई, वो एक बूढ़े आदमी ने बिना किसी हथियार को उठाए कर दिखाया। ये चीज इतनी अनबिलीवेबल थी कि आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि इस पॉइंट से लेकर जब तक गांधी जी जिंदा रहे, उनके जीते जी कैलकटा में फिर कभी कोई कम्युनल राइट नहीं देखने को मिला। मेरे लिए ये बिल्कुल 100% न्यू इन्फॉर्मेशन थी। मुझे इससे पहले इस बात का नहीं पता था। Gandhi himself, the lifelong preacher of non-violence, it must indeed have been a time for Thanksgiving. लेकिन पार्टीशन पर वापस आए तो बात यहाँ सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं हो रही थी। 1947 में 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी रजवाड़े थे जो ब्रिटिश इंडिया की ज्योग्राफी में बिखरे हुए थे। कई दशकों पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन स्टेट्स पर ट्रीटीज थोपी थी जिनमें कंपनी को पैरामाउंट पावर माना गया था। मतलब लीगली तो ये राज्य नवाब्स और महाराजा के थे, लेकिन सारा काम ब्रिटिश डिसाइड करते थे। इन राजा महाराजाओं को राजा बनाए रखने के बदले ये ब्रिटिश को भारी सब्सिडी देते थे। पॉलिटिकल डिपेंडेंस के साथ साथ मतलब अपने ही राइट्स को लेने के लिए उनको टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ, जो पहले मैं आप लोगों को बातें बता रही थी उसमें एक बात मैं ये भी ऐड कर दूं कि हमेशा मीडिया जिसको हीरो दिखाता है ना, असल में प्रॉब्लम की जड़ होता है। मैं कुछ अल्फाज यहाँ पे बोलना नहीं चाहती। और जिसको विलन दिखाता है ना, हमेशा असल में वही हीरो होता है। जैसे रशिया का प्राइम मिनिस्टर है, मैं पर्सनली उसे बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन हर जगह वो विलन के तौर पे आता है। हिटलर हर जगह विलन के तौर पे आता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग विलन के तौर पे आते हैं ना, असल में वही लोग होते हैं जिनके अंदर अच्छाई की पावर होती है और इस दुनिया से बुराई का खात्मा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जिन लोगों को सॉफ्ट और पोलाइट और अच्छा करके दिखाया जाता है, असल में वही लोग होते हैं जो सबसे बड़े हरामीपन में इन्वॉल्व होते हैं। और ये सारी बातें हमें एप्स्टीन फाइल में खुल के सामने नज़र भी आई, हमने देखा भी। इसीलिए मीडिया प्रोग्रामिंग के ऊपर कभी भी अपने ब्रेन को ट्रेन मत करें, बल्कि अपने दिमाग से सोचें और काम लें। यही फ़र्क है एक ऑर्डिनरी इंसान में और एक इंटेलिजेंस इंसान में। सो बी अ इंटेलिजेंट इंसान। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे सामने अभी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई और मेरे सामने आया कि इंडिया के जो लीडर गांधी साहब थे वो बड़े अच्छे थे, अब मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं कर लूँगी। मैं गांधी साहब की ज़िंदगी के बारे में जानूँगी और मैं ये जानूँगी कि गांधी साहब ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छे काम किए और उनकी पॉलिसीज़ क्या थीं। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि गांधी साहब कैसे इंसान थे और उसके बाद मैं कोई ओपिनियन बनाऊँगी। ये नहीं कि बस जो मीडिया मुझे दिखाना चाह रही है मैं उस पर यकीन करूँ और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे यकीन करने लग जाऊं और वैसे ही ब्लाइंड फॉलोअर बन जाऊं। या फॉर एग्जांपल, मुझे पाकिस्तान में बताया जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत अच्छे लीडर थे, बट ओके, उन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, क्या उनकी अच्छी चीज़ें थी, मैं उसको स्टडी करूँगी, उसके बाद मैं उन्हें अपना लीडर मानूंगी। तो आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, कभी भी अपने दिमाग को बंद नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में एंड में डिस्कशंस करेंगे। कुछ ब्रिटिश इंडिया पर निर्भर था, लेकिन जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो उसने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सवाल पर फोकस किया। प्रिंसली स्टेट्स का जिक्र तक नहीं किया गया। 3 जून 1947 को जब ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि वो जा रहे हैं और यहाँ पर 2 अलग देश, 2 डोमिनियंस बनेंगे, इस वक्त भी ये क्लियर नहीं था कि इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा। इसी एम्बिग्विटी के चलते कुछ राजाओं ने इंडिपेंडेंट देश बनाने के अपने सपने देखने शुरू कर दिए थे। इन रजवाड़ों का कहना था कि हमने ब्रिटिश को ये पावर दी थी और अब जब ब्रिटिश जा रहे हैं तो वो हमारी पावर वापस देकर जाए। टोटल में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। हालांकि ज्यादातर इनमें से बहुत छोटे छोटे रीजन्स थे इंडिया के बीच, लेकिन हैदराबाद और कश्मीर जैसे जायंट स्टेट्स भी इनका हिस्सा थे। हैदराबाद और कश्मीर जैसे जायंट स्टेट्स अगर इंडिपेंडेंट बन जाते तो वो यूरोप के कई देशों से ज्यादा बड़े होते साइज में, और ऊपर से अगर कुछ और ये आजाद हो जाते तो इंडिया का नक्शा एक स्विस चीज जैसा दिखता जिसमें 500 से ज्यादा छेद होते। सरदार पटेल जानते थे कि अगर ये 565 राज्य इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिया कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टेट्स को इंडिया से मिलाने की जिम्मेदारी इन्होंने खुद कर ली। 1000 परेशानियां बराबर, उसमें से 565 कम कर दो, घटा दो, और रजवाड़ों को मुझे और मेनन साहब को हैंडल करने दो। माउंटबेटन सरदार पटेल को एक डील प्रपोज करते हैं। अगर कांग्रेस इन राजा महाराजाओं को उनके नाम, उनके टाइटल्स, उनके महल, उनके प्रिवी पर्सेस और ये सारे प्रिविलेजेस रखने दे तो इन राजाओं को 15 अगस्त से पहले इंडिया ज्वाइन करने के लिए माउंटबेटन
खुद ही कन्विंस कर लेंगे। इन प्रिंसली स्टेट्स ने इन लोगों को एप्पल्स की एनालॉजी दी, हर प्रिंसली स्टेट के लिए एक एप्पल। सरदार पटेल ने कहा कि अगर माउंटबेटन उनको इन सारे एप्पल्स से भरी बास्केट लाकर देंगे तो वो इसे लेने को तैयार हैं। माउंटबेटन ने कहा, इनमें से 6 को छोड़कर बाकी सब मैं ले आऊंगा। We will offer the princess 6 कौन सा है? 565 - 6 मतलब माउंटबेटन को 550 से ज्यादा सेब तोड़ने थे, वो भी 15 अगस्त से पहले। इस सब के बीच जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को ऑफर करते हैं कि वो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। सोचिए, जिस ब्रिटिश वाइसरॉय ने अभी अभी देश का बंटवारा कराया है, उसी को इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे दिया जाए। ये नेहरू की तरफ से कोई फ्लैटरी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी गई चाल थी, एक स्ट्रैटेजी। दोनों नेहरू और पटेल जानते थे कि माउंटबेटन के पास ब्रिटिश क्राउन का कनेक्शन है और राजाओं पर इन्फ्लुएंस है। प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर, एसेट्स का डिवीजन, कश्मीर जैसे डिस्प्यूट्स, इन सब में एक फ्रेंडली माउंटबेटन बहुत काम आ सकता था। माउंटबेटन ब्रिटेन के राजा का कजिन है। हम ठहरे सड़कों वाले, वो ठहरे महलों वाले। तो महलों वालों को महलों वालों की भाषा जल्दी समझ में आवे ऐसी संभावना ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। जिन्ना ने खुद को ही गवर्नर जनरल बना दिया। माउंटबेटन ने उन्हें कहा, समझाने की कोशिश की कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था गवर्नर जनरल बनने की जगह, लेकिन जिन्ना नहीं माने। उन्होंने कहा, I will be the governor general and the prime minister will do as I say। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल बने और उन्होंने एक एक करके राजाओं को इंडिया ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सरदार पटेल ने इस काम को एक ऐसे आदमी को दिया जो ब्रिटिश इंडिया के सबसे पावरफुल इंडियन सिविल सर्वेंट्स में से एक थे। इनका नाम था वीपी मेनन। ये माउंटबेटन के एडवाइजर भी रहे थे, जिससे वो माउंटबेटन और पटेल के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर सकते थे। पटेल को एक ऐसे आदमी चाहिए थे जो राजाओं से बात कर सके, उन्हें समझा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें डरा भी सके। माउंटबेटन और वीपी मेनन एक एक करके राजाओं से मिलने लगते हैं। कुछ को समझाया जाता है, कुछ को डराया जाता है और कुछ को डील्स दी जाती हैं। कांग्रेस भी मोटे मोटे तौर पर माउंटबेटन की बात को मान जाती है। राजाओं को अपना टाइटल, अपने महल रखने दिए जाते हैं, अपने प्रिवी पर्सेस रखने दिए जाते हैं। इसी के चलते ज्यादातर राजा महाराजा साइन कर देते हैं, इंडिया का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन बहुतों के लिए ये बहुत पेनफुल था। सेंट्रल इंडिया के एक राजा ने साइन करते ही हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। पंजाब के 8 महाराजाओं ने एक साथ साइन किया, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे कि किसी के क्रेमेशन में गए हों। सबसे ड्रामेटिक सीन दोस्तों जोधपुर के यंग महाराजा के साथ देखा गया। उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस के सोशलिस्ट राज में वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये महाराजा थे? जैसलमेर के महाराजा के साथ सीक्रेटली जिन्ना से मिलने चले गए। जिन्ना ने उन्हें बदले में एक ब्लैंक पेपर दिया। उन्होंने कहा, जो कंडीशंस लिखनी है लिखो, मैं साइन कर दूंगा। लेकिन ये बात किसी तरीके से वीपी मेनन को पता चल गई। उन्होंने तुरंत माउंटबेटन को आप लोग ऐसे माउंटबेटन ने महाराजाओं को समझाया और फाइनली वो साइन करने को राजी हुए। एक तोहफा हमारी तरफ से भी लेते जाइए। लेकिन साइन करने के एकदम बाद जोधपुर के महाराजा ने एक मिनी पिस्तौल वीपी मेनन के सिर पर तान दी। माउंटबेटन को वापस आकर पिस्तौल छीननी पड़ी। सबसे अजीब कहानी थी दोस्तों जूनागढ़ की। जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम थे, लेकिन वहां की 82% पॉपुलेशन हिंदू थी। नक्शे पर देखिए, ये चारों तरफ इंडिया से घिरा हुआ था। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान कुत्तों के शौकीन थे और उनके पास 2000 से भी ज्यादा कुत्ते थे। इन्होंने अपने हर एक कुत्ते को अलग कमरा दिया था और अपने अलग नौकर भी थे। इनकी फेवरेट फीमेल डॉग रोशनारा की शादी बॉबी नाम के कुत्ते से कराई गई थी और इसमें इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च भी किए थे। लेकिन इनके दीवान सर शाह नवाज भुट्टो ने एक ऐसी चीज जाकर जूनागढ़ के नवाब को कह दी जिससे ये बहुत डर गए। इनके मन में बात बिठा दी गई कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एक्ट होगा कि हिंदुस्तान की सरकार आपके कुत्तों को जहर खिला के मारना चाहती है। Oh my God। और इन्हें कहा गया कि अगर इंडिया का हिस्सा बन गए तो अपने कुत्तों के साथ नहीं रह पाओगे। इसलिए 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ अनाउंस करता है कि वो पाकिस्तान में शामिल होगा। पाकिस्तान ने कई दिनों तक तो इस पर कुछ नहीं किया, लेकिन 13 सितंबर 1947 को उसने जूनागढ़ का सेशन एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर जिन्ना हैज फॉर्मली एक्सेप्टेड जूनागढ़'s accession। जिन्ना असल में जूनागढ़ को कश्मीर के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। सरदार पटेल ने तुरंत इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर ले। ये
देखकर नवाब डर गए और प्लेन में कराची भाग गए अपने कुत्तों के साथ। 9 नवंबर 1947 जूनागढ़ फाइनली इंडिया में शामिल हो जाता है। यहाँ पर एक प्लेबिसाइट भी करवाया जाता है जिसमें लोगों से पूछा जाता है, जिसमें 91% लोगों का कहना था कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं और उन्होंने उसके लिए वोट किया। लेकिन सबसे बड़ा सेब जो टोकरी से बाहर था वो था कश्मीर। कश्मीर का केस जूनागढ़ से बिल्कुल उल्टा था। जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम थे और पॉपुलेशन हिंदू, लेकिन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह हिंदू थे और मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। हरि सिंह एक आजाद कश्मीर देश का सपना देख रहे थे। जुलाई 1947 में वो लॉर्ड माउंटबैटन से मिलते हैं। माउंटबैटन उन्हें कहते हैं कि अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन हरि सिंह ने साफ मना कर दिया। फिर माउंटबैटन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में नहीं जाना तो इंडिया का हिस्सा बन जाओ, लेकिन हरि सिंह बोले वो भी नहीं, मुझे अपना आजाद देश चाहिए। माउंटबैटन ने उन्हें वार्निंग दी, अगर आपने जल्दी फैसला नहीं लिया तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण बनेगा। लेकिन हरि सिंह अगर फैसला ले लेते तो आज जो है ना हमारी आधी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी इक्वेशन बदल जाती है। 24 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ब्रिटिश मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बिर्नी को एक रिक्वेस्ट भेजी कश्मीर में 2 हफ्ते की छुट्टी अरेंज करने के लिए, लेकिन हरि सिंह ने इससे साफ मना कर दिया। सितंबर 1947 लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसका एजेंडा था हरि सिंह को कैसे पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाए। प्लान बनाया जाता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पठान ट्राइब्समैन को भेजकर कश्मीर पर हमला करा दो। ये वो वॉरियर्स थे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। इसके लिए इन ट्राइबल्स को कश्मीर के बाजार लूटने का लालच भी दिया जाता है, लेकिन यही लूट का वादा आगे चलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। 24 अक्टूबर 1947 दशहरे के दिन श्रीनगर पैलेस में अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे श्रीनगर की बिजली देने वाला माहुरा पावर स्टेशन पठान्स ने डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया था। हरि सिंह की अपनी आर्मी या तो भाग गई थी या इन्वेडर से जाकर मिल गई थी। भाई देखो दोनों तरफ जज नहीं करते। अगर इंडिया अपने उसके लिए अपना कुछ हासिल करने के लिए अगर कोई इस तरह की चीज़ें करता तो मैं जज नहीं करती, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज़ है यार। मतलब जायज़ नहीं है बट फिर भी मान लेते हैं। लेकिन मुझे ये फैसला अच्छा नहीं लगा। इस पे बात की जा सकती थी, हरि सिंह के साथ ये काम करना ज़रूरी नहीं था अगर ये सच है तो। बिजली चली गई, अब ये फोन लाइंस और ये महाराज को पहले मान जाना चाहिए क्या था। हो रहा है? कबायली घुसपैठियों ने महुरा पावर स्टेशन पे हमला कर दिया है। तो हमारी फौज से कहो उन्हें रोके। कौन सी फौज से कहूँ महाराज, हमारी कोई फौज बची नहीं अब। ये देखकर महाराजा हरि सिंह तुरंत इंडियन सरकार से मदद मांगते हैं और इस मदद का ऑफर देखकर जवाहरलाल नेहरू बड़े खुश होते हैं। महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने को कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान का ये चाल उल्टा पड़ गया। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह इसे साइन कर भी देते हैं। 27 अक्टूबर की सुबह इंडिया का पहला मेजर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। 329 सिख सोल्जर्स श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते हैं। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पठान्स अपना असली मकसद भूलकर लूटपाट में बिजी हो गए थे। इनका ओरिजिनल प्लान था श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेना ताकि इंडियन एयरफोर्स वहां पर लैंड ही ना कर पाए। श्रीनगर पहुंचकर एयरपोर्ट पर कब्जा करने का प्लान था ताकि हिंदुस्तानी एयरफोर्स वहां लैंड न कर पाए, लेकिन बारामुल्ला में फंस गए थे। लेकिन बारामुल्ला में ये इन्वेडर्स लूटपाट करने में इतना बिजी हो गए कि श्रीनगर से सिर्फ 30 मील पहले ही इन्होंने वहां का बाजार लूटना शुरू कर दिया। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट पर हमला किया, नन्स के साथ रेप किया गया। ये ब्रुटैलिटी इन्हें घंटों तक बारामुल्ला में ही रोके रही और इसी देरी की वजह से इंडियन आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट को सिक्योर कर पाती है और बाद में चलकर इसी वजह से कश्मीर कभी जिन्ना का नहीं हो पाता। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दी। तुम्हारी इस बेवकूफी की कीमत हमें कश्मीर खोकर अदा करनी मतलब ये सारी गलती जिन्ना की नहीं थी, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थी उसकी थी।
इंडियन आर्मी के कश्मीर पहुंचने पर जिन्ना भड़क गए। उन्होंने अपनी आर्मी को कश्मीर में मार्च करने का आदेश दिया, लेकिन इस वक्त तक दोनों इंडियन और पाकिस्तान आर्मी को ब्रिटिश ऑफिसर्स लीड कर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने जिन्ना का आदेश मानने से ही मना कर दिया, लेकिन जिन्ना अभी भी हार मानने वाले नहीं थे। इन्होंने अपने लोगों को कहा कि ट्राइबल इन्वेडर्स के भेष में पाकिस्तान आर्मी को भेजा जाए। कबायलियों के भेष में अपने सिपाहियों को भेज दो। इंडियन आर्मी ने इस वक्त तक श्रीनगर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव रिंग बना दिया था। अब वहां 4000 ट्रूप्स थे मशीन गन्स के साथ। श्रीनगर सेफ हो चुका था। धीरे धीरे करके बाकी कुछ दिनों में इंडियन आर्मी ने वैली से बाकी इन्वेडर्स को बाहर निकालना शुरू किया। 8 नवंबर को बारामुल्ला वापस ले लिया गया। 4 दिन बाद माहुता कैप्चर कर लिया गया और अगले दिन उरी भी आ गया। 1 जनवरी साल 1948 माउंट बैटन की सलाह पर इंडिया कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में ले गया। इंडिया का कहना था कि कश्मीर लीगली हमारा है और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन को खत्म करने में मदद करनी चाहिए। इसके ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी साल 1949 को सीज फायर हो जाता है। जहां जिसकी आर्मी खड़ी थी वहीं लाइन खींच दी जाती है। इस लाइन को सीज फायर लाइन कहा जाता है। बाद में जाकर यही लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाती है। कश्मीर जो पूरा इंडिया का था, अब उसके एक हिस्से पर पाकिस्तान नाजायज कब्जा कर लेता है। इसी के साथ ही इंडिया का नक्शा आज के भारत जैसा दिखने लगा। कुछ और फ्रेंच और पोर्चुगीज कॉलोनीज भी बची थी जो अगले कुछ सालों में जाकर इंडिया में शामिल हो गई। उनकी कहानी अपनी अलग है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कभी और डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और उनके बाद सिर्फ एक और हिस्सा था जो साल 1975 में जाकर ही इंडिया में शामिल हुआ, सिक्किम नाम का एक अलग किंगडम। वहां रेफरेंडम कराया जाता है। इससे पहले वो कहाँ था? 97.55% वोट्स के साथ लोग प्रेफर करते हैं भारत में शामिल होना। Sikkim has officially become part of India today, ending centuries of independent rule after the overwhelming 1975 referendum paved the way for full statehood within the Indian Federation. इंडिया को बनाने की ये कहानी बहुत लंबी है। अगर सरदार पटेल और वीपी मेनन नहीं होते तो आज इंडिया का नक्शा स्विस चीज जैसा दिखता। एक देश के अंदर कई सारे और देश, कोई नेशनल आर्मी नहीं होती, कोई नेशनल करेंसी शायद नहीं होती। पार्टीशन एक ट्रेजेडी थी, लेकिन इंटीग्रेशन एक मिरेकल था और ये दोनों एक साथ हुए। यही है साल 1947 की असली कहानी दोस्तों। अगर आप ये कहानी और डिटेल में जानना चाहते हो तो सोनी लिव पर जाकर फ्रीडम एट मिडनाइट शो जरूर देखना। और आजादी मिलने से 1 साल पहले की कहानी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो कि 1946 से 47 तक क्या चल रहा था, क्या इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही थी कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में, तो उसे मैंने बेहद डिटेल में समझाया है इस वाले वीडियो में। यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। What a video! What a video! इतने सारे फैक्ट्स जानने को मिले जो कि इससे पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी। मतलब इतनी डिटेल से जानने को मिला कि रियली मैं नहीं सोच सकती थी। अब मुझे नहीं पता इसमें कितने % झूठ है, कितने % सच है, क्या गलत था, क्या सही था, बट मुझे ये सारा पर्सपेक्टिव काफ़ी न्यूट्रल लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बहुत नफ़रत थी या जिन्ना के ख़िलाफ़, जो हमारे कायदे आज़म हैं, उनके ख़िलाफ़ कुछ गलत कहा गया हो। देखो, एक फैक्ट ज़रूर है कि हर कंट्री के लोग जो अपनी कंट्री के लिए अपने हिसाब से भला चाह रहे होते हैं, वो दूसरी कंट्री के लोगों को बुरा ही लगता है। जैसा कि विराट कोहली, वो इंडिया के लिए तो हीरो है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कई दफ़ा नफ़रत का बायस बन जाता है कि उसकी वजह से हमें मैचेस हारने पड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों के अच्छे ज़र्फ़ भी होते हैं जो सिर्फ प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करना जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और उनके फ़ैन बनते हैं। बट मोस्टली लोग नो वो तो इंडियन है तो उसकी वजह से हमने मैच हारे तो दिल में एक नफ़रत आ जाती है, ये नेचुरल है। इसी तरीके से जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो अपने हिसाब से अपनी कंट्री के लिए ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, अपने लोगों के लिए ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब हम उसको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो हमें काबिल नफ़रत लगते हैं, या कभी कभी ज़्यादा मीन लगते हैं, या कभी कभी ये लगता है कि ये तो अच्छे इंसान नहीं थे। बट हर कोई ही ऐसा करता है, अपने राइट्स के लिए हर कोई ऐसा करता है। मुझे अभी ये सब बातों की समझ आती है क्योंकि पहले मैं ये सारी बातें समझने के लिए बहुत छोटी थी, बहुत कम अकल थी। बट
हम लोगों को ये सारी बातें समझनी चाहिए अब। एनीवेज, जो भी था, जो भी हुआ हो चुका। इतने ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल की, कुर्बानियाँ दी, इतने सारे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इंडिया को बचाया गया 565 सेपरेशन से, टुकड़ों में बंटने से बचाया गया इंडिया को। और अब मुझे समझ में आती है कि इंडिया इतना बड़ा क्यों है, इतना डाइवर्स क्यों है इंडिया, इतनी ज़्यादा लोग क्यों हैं इंडिया में, क्योंकि 565 राज्य इंडिया में समाये हुए थे। एनीवेज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत सब कुछ जानने को मुझे इस वीडियो से मिला। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए, लेकिन होनी जो इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी और इस रिलेटेड ही होनी चाहिए। मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी रिएक्शन दूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय।